मॉर्निंग बच्चों, देखिए पिछले वीडियो में हम यहाँ में हेनरी के नियम की चर्चा कर रहे थे। किसकी कर रहे थे? हेनरी का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर रहे थे। तो जहाँ तक हमें याद है कि हेनरी का नियम हमने बता दिया था, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बता दिए थे। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, हम आपसे बात करने वाले हैं कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम देखने वाले हैं यानी कि हेनरी के नियम की कमियां। तो देखिए जो हेनरी का नियम है, अगर हम यहाँ पर पहली कमी से देखें तो यह सिर्फ किसके लिए वैलिड है? गैसीय विलायकों के लिए ही है। यानी कि अगर विलयन में जो विलेय है वो सिर्फ गैस है, तभी उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं इस नियम से। अन्य विलेय जैसे ठोस या द्रव है तो उसकी हम उचित व्याख्या यहाँ पर इसके माध्यम से नहीं कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली सीमा है, यह नियम क्या होता है? सिर्फ गैसीय विलेय के लिए लागू होता है। ठीक है, तो पहली बात हमने क्या कहा? सिर्फ गैसीय विलेय के लिए ही यह नियम क्या है? लागू होता है। अच्छा, फिर यहाँ पर दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि जो विलेय आपके हैं यहाँ पर, यानी कि जो गैसें हैं वो किसके साथ क्रिया ना करें। अगर हम विलायक में मिला रहे हैं तो विलायक में मिलाने के बाद ना उसमें उनका क्या होना चाहिए, ना वो संकलित होनी चाहिए, ना समूहन होना चाहिए, ना उनका वियोजन होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर, तो जैसा हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि HCl लिया हमने, इसको क्या है कि पानी में मिला दिया है H2O में, तो देखा गया कि ये क्या होता है, इस तरह से ये टूट जाता है, H+ और Cl- में ये ब्रेक जाता है। इसको क्या कहते हैं? इस क्रिया को वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वियोजन कहते हैं। तो वहां पर जो गैसें हैं वो वियोजित नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ले लिया NH3 ले लिया हमने, इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो ये देखा गया कि ये क्या होती है, रिएक्शन करने पर ये बना देती है NH4OH, और ये फर्दर आगे ब्रेक हो जाता है NH4+ और OH- में। तो अगर इस प्रकार का विलयन हम तैयार कर रहे हैं जिसमें कि ये चीजें क्या है, वियोजित या संकलित है, इसको क्या कहते हैं यहाँ पर? संघुलन। तो संघुलन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, हम ले सकते हैं कि विलयन में, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विलयन में विलेय तथा विलायक के बीच क्या है, वियोजन अथवा संघुलन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है आपके हेनरी की सीमाएं हैं। अब आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ नए प्रकार के विलयंस, और देखते हैं कि उनको कौन व्याख्या किया है, किस वैज्ञानिक के द्वारा उस पर काम किया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं द्रव प्लस द्रव। इस प्रकार के जो विलयन है उनको हम देखने वाले हैं, और यहाँ पर ठोस प्लस द्रव, इस प्रकार के विलयन को देखने वाले हैं। यदि हम अब देखने वाले यहाँ पर हैं कि विलेय और जो विलायक है
प्रकार के विलयनों की जो सांद्रता की व्याख्या है या गुणों की व्याख्या है उसको हम राउल्ट के नियम द्वारा करते हैं। यानी कि राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने द्रव और ठोस द्रव प्रकार के विलयनों का मात्रात्मक अध्ययन करते हुए एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं राउल्ट का नियम होता क्या है। तो आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर राउल्ट का नियम। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है। सबसे पहले इन्होंने बात किया है राउल्ट के नियम में कि जो हमारा वाष्पशील विलयन। तो सबसे पहले सीखते हैं कि ये वाष्पशील विलयन है क्या में। तो ऐसा विलयन जो कि सामान्य ताप पर यहाँ पर रखने पर उसकी वाष्प क्या है, बनना शुरू हो जाए। क्या है, उसकी वाष्प बनना शुरू हो जाए। यानी कि कुछ पदार्थ आप देखिए जैसे पेट्रोल वगैरह है, ठीक है ना, या नॉर्मली पानी वगैरह है, उसको रख देते हैं तो कुछ पानी के कण या कुछ पेट्रोल के कण आपको ऊपर क्या है, बंद बर्तन में रखे हुए हैं तो उसमें क्या है कि आपको ऊपर बर्तन पर चिपके हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये क्या हुआ है, इसका कारण है ये उस पदार्थ की वाष्पशीलता के कारण। पदार्थ जितना ज्यादा वाष्पशील होगा वो वेपर करके वाष्प करके उतना ही जल्दी उड़ जाएगा। जैसे आपने कोई देखा होगा ठोस पदार्थों की अगर मैं बात करूं, कपूर का नाम आपने सुना होगा। तो कपूर ऐसा एक पदार्थ है कि अगर उसको आप खुले में रख दीजिए तो थोड़ी देर बाद क्या है, वो क्या हो जाता है, वाष्प बनकर या गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर उड़ जाता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ वाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर। तो हम वैसे विलयनों की बात करते हैं कि कुछ ऐसे विलयन हैं जिनकी वेपर्स क्या है ज्यादा मात्रा में बनती है। तो उस प्रकार के विलयन की हम बात करते हैं। तो अब एक यहाँ पर बड़ा कॉमन सा शब्द आएगा, आपको बार बार ये परेशान करेगा, वाष्प दाब। क्या, वाष्प दाब। तो ये वाष्प दाब क्या होता है कि अगर यहाँ पर जो वाष्पशील विलयन है अगर इनकी वाष्प दाब बनेगी तो हम सीखते हैं सबसे पहले कि वाष्प दाब होता क्या है। तो थोड़ा सा पहले वाष्प दाब पर चर्चा करते हैं और फिर हम आते हैं वाष्प के राउल्ट के नियम पर। देखिए वाष्प दाब होती क्या है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इसको मैं यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से इस तरह से कुछ इसको समझ सकते हैं कि जैसे हमने कोई मान लिए कोई पदार्थ लिया एक प्रकार का कोई पदार्थ लिया, यानी कि हमने पानी ले लिया तो पानी के अणु यहाँ पर H2O इस प्रकार से होंगे, जिसको हमने मान लिया A प्रकार का। और बहुत सारे कण होंगे ऊपर नीचे यहाँ पर जुड़े होंगे A, ठीक है, यहाँ पर A एंड सो ऑन इस तरह से जुड़े होंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम ऐसे पदार्थ की परिकल्पना करने जा रहे हैं जिसके सभी अणुओं का जो नेचर होगा, प्रकृति होगी, वो एक प्रकार की है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं। तो हमने मान लिया कि कोई यहाँ पर ए इस प्रकार के हैं, यहाँ पर ये कुछ हमने इसको इस तरह से माना है। इसको हमने अभी देखो पहले इसको ओपन रखते हैं, सीखते हैं, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। हमने क्या कहा, ये द्रव लिया, हमने इसको थोड़ा सा हीट किया। यहाँ से हीट करने पर हमने देखा कि इसकी वाष्प बनने लगी। यहाँ पर क्या है, वाष्प बनने लगी और ये वाष्प बनकर क्या है, बाहर चली गई। बाहर चली गई तो जो पानी का तल है, ये क्या है, हमने इसको पानी का तल मान रखा है। ये पानी का तल क्या है, धीरे धीरे
डाउन होगा, कम होगा पानी का तल। ठीक, अच्छा, पानी का तल कम हो जाएगा, वाष्प क्या है यहाँ से बन के कंटिन्यू चली बाहर जाती रहेगी। तो ये जो पदार्थ हैं ये क्या कहलाएंगे, वाष्पशील पदार्थ कहलाएंगे। अब हम थोड़ा सा वाष्प दाब की फिर से चर्चा करें। तो वाष्प दाब को समझना है तो इस बर्तन को क्या करिए, सील कर दीजिए, यानी कि उसके ऊपर ढककर रखेंगे, उसको अच्छे से ढक लीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हम हीट करेंगे तो क्या है, कुछ वाष्प के कण देखिए यहाँ पर अब तो बाहर जा नहीं सकते हैं, तो हमें यहाँ पर एक साम्य की आवश्यकता है। और वो साम्य कैसे प्राप्त होगा हमें, वो साम्य हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा कि जब हम इसको यहाँ पर ढक देंगे तो इसकी वाष्प क्या है, जाके टकराएगी इस ऊपर वाले बर्तन की सतह पर, टकराने के बाद ठंडी होगी और वो फिर से क्या है, नीचे इसके अंदर आएगी। तो अब आपका जो पानी का स्तर है वो भी घटना बंद हो जाएगा और आपको कुछ नई चीजें दिखेंगी। तो देखिए नई चीजें क्या है यहाँ पर, कि ऐसा राउल्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो वाष्प यहाँ पर बनी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, ये वाष्प के कण, कुछ हम इसको इस तरह से बनाते हैं तो थोड़ा सा आपको और चीजें आसान लगेगी। हमने इस तरह से वाष्प के कण यहाँ पर देखा, इस तरह से हमने इसको जूम कर लिया, मान लिया ये क्या है, इस द्रव की सतह पर क्या है, दाब लगाएंगे। अब कोई चीज है, गैस के पार्टिकल्स हैं ऊपर, उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होने के कारण वो इन दीवारों पर लगाएंगे, ऊपर वाली सतह पर भी लगाएंगे और पानी के ऊपर भी, पानी की सतह के ऊपर भी क्या है, दाब लगाएंगे। तो राउल्ट ने इसको किस प्रकार से व्याख्या करने की बात की, उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि ये जो आपके गैसीय कण है, यानी जो वाष्प दाब है, उसके द्वारा सतह पर लगाया गया जो दाब है, वो दाब क्या हो जाएगा, कितने उसके यहाँ पर पदार्थ घुले हुए हैं, कितने उसके मोल प्रभाव घुले हुए हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो उन्होंने अब इसको कुछ इस प्रकार से व्याख्या किया कि हमने मान लिया कि पानी से 100 कण, इसमें पानी के 100 कण क्या हो गए, 100 वाष्प कण में बदल गए, गैस में बदल गए। किसमें बदल गए, गैस में बदल गए। शुरू में क्या होगा, शुरू में ये दर ऐसी है, मान लेते हैं 100 कण, इसके 10 कण बदले पानी में, पानी के जो कण हैं 10 कण पानी के 10 गैस में बदले, फिर 10 से बाद यहाँ पर कितना हुआ, 20 हुआ, यहाँ पर भी 20 कण हो गए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है यहाँ पर तात्पर्य, कि शुरू में क्या है, वाष्प के कणों की संख्या धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती जाएगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी स्थिति आएगी, उस स्थिति में जितने कण यहाँ से जा रहे थे उतने ही कण वापस आने लगते हैं। ठीक है ना, यानी कि वाष्पीकरण और संघनन की दर, अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल बातों पर आ रहा हूँ कि वाष्पीकरण कहाँ होगा, यहाँ पर, संघनन कहाँ होगा, यहाँ पर। वाष्पीकरण और संघनन की दर जब क्या हो जाती है, एक बराबर हो जाती है, समान हो जाती है, तो जितने कण जाएंगे उतने कण क्या है, वापस आ जाएंगे यहाँ पर। लेकिन पहले से अब कणों की संख्या ऐसे समझ लेते हैं, जब यहाँ पर कणों की संख्या बढ़ने लगी, ऊपर क्या हो गया, 1000 कण इकट्ठा हो गए, क्या हो गए, अब नीचे से कितने आ रहे हैं, 100 कण आ रहे हैं, नीचे से 100 कण आ रहे हैं, ऊपर 1000 हैं, लेकिन 1000 में से 100 कण क्या है, फिर से इसमें चले जा रहे हैं, द्रव में परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो देखिए कण तो यहाँ पर 1000 थे, 100 और आए, 1100 हो गए, 100 नीचे चले गए, फिर 1000 हो गए। तो कुल मिला के एक ऐसा साम्य यहाँ पर स्थापित हो जाएगा कि जो यहाँ पर वाष्प दाब के कण है उनकी संख्या परिवर्तित होना बंद हो जाएगी, और इस स्थिति में उस वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। देखिए वाष्प दाब को हम यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं, बड़ा आसान परिभाषा है कि गैसीय कणों द्वारा, ठीक है,
गैसीय कणों द्वारा लगाया गैसीय कणों द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, यानी गैसीय कणों द्वारा द्रव की ऊपरी सतह पर लगाया गया दाब जो है क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। तो वाष्प दाब आपने समझ लिया, क्योंकि इसकी चर्चा हम राउल्ट के नियम में करते, इसलिए हमने इस पर थोड़ा सा फोकस किया। अब आगे आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे हम देखते हैं राउल्ट के नियम। राउल्ट का नियम क्या कह रहा है उसको देखिए। राउल्ट का नियम जो है उसका कथन पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, तब फिर चीजों को आगे लेके चलते हैं। तो इसके कथन की बात करते हैं। तो राउल्ट का नियम क्या कह रहा है? राउल्ट का नियम ये कह रहा है कि किसी वाष्पशील विलयन में, यहाँ पर लिखिए जल्दी से, किसी वाष्पशील विलयन, वाष्पशील विलयन में, वाष्पशील विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव, उपस्थित प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, अवयव का आंशिक दाब उस विलयन में, उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित अवयवों के मूल प्रभाजों, मूल प्रभाजों के समानुपाती